पढ़ रहे थे, गीली चादर पर लेटना, पूर्ण स्नान, शीतल पूर्ण स्नान, वमन नहीं हुआ, उषापान नहीं हुआ, स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठंडा स्नान। ठीक है, यहां पे थे पेज नंबर 11, बताइए। जी मैम, यहीं पे थी। स्वस्थ व्यक्ति हर मौसम में इसका प्रयोग कर सकता है, इससे उसका स्वास्थ्य बना रहता है और उसमें संवर्धन के रूप में सहायक होता है। त्वचा साफ होती है, उसकी क्रिया बढ़ती है, ताजगी मिलती है, ये हम सभी को पता है, हम सभी रोज नहाते हैं। फलस्वरूप पूरे शरीर को कार्य प्रणाली को शक्ति मिलती है। जाड़े में यह स्नान सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं लेना चाहिए। वैसे 15 दिन में एक बार भी स्वस्थ व्यक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य बनाए रखने में मौसम के परिवर्तन के समय कठोरीकरण बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही ठंडे प्रयोग के बाद नियमित और निश्चित रूप से व्यायाम करना लाभप्रद होता है। अगर शरीर ठंडा हो, पैर ठंडे हो या सहरन हो तो शीतल पूर्ण स्नान कभी नहीं करना चाहिए। पहले श्रम द्वारा पूर्ण शरीर को उष्ण कर लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि शरीर से पसीना निकल रहा हो, बहुत गर्मी हो, तो बिना किसी भय के पूर्ण स्नान किया जा सकता है। जितना अधिक पसीना निकलता है उतना ही अधिक स्नान प्रभावकारी होता है। इस पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमेशा नहाने से पहले शरीर को गर्म होना चाहिए, तभी आप ठंडे पानी से स्नान करें। इसके लिए शरीर को घर्षण, फ्रिक्शन बात करना चाहिए। कोई रुमाल ले लीजिए, तौलिया ले लीजिए और पूरे शरीर को घर्षण कर दीजिए। जब वो गर्म हो जाएगा तो उससे शरीर, उसके बाद नहाना चाहिए, या थोड़ी देर धूप में बैठिए उसके बाद, या एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, टहल के आइए, तब नहाइए। तो ये कुछ अच्छे, ये लॉजिकल चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बीमार के लिए पूर्ण स्नान की बात करते हैं। शक्ति संपन्न तथा स्वस्थ व्यक्ति विजातीय द्रव्यों को निकालने में स्वतः समर्थ हो जाता है, पर बीमारी से कमजोर हुए रोगग्रस्त शरीर को स्वयं इस द्रव्य को निकालने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, जिसको पूर्ण ठंडे स्नान के रूप में प्रदान करते हैं। इसका मुख्य प्रयोग उष्ण रोग में करते हैं, यानी वे रोग जिनके प्रारंभ में ज्वर हो, वे शरीर से शक्ति को खींच लेते हैं तथा शरीर को रोग का शिकार बना देते हैं। उनको प्रायः पूर्ण ठंडा स्नान से सहायता पहुंचा सकते हैं। जो भयंकर रूप से बीमार हैं और कमजोरी के कारण पूर्ण ठंडा स्नान नहीं ले सकते, उन्हें पूर्ण प्रक्षालन कराया जा सकता है। रोगी चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे बिस्तर पर ही प्रक्षालन करा सकते हैं। प्रक्षालन का मतलब है स्पॉन्जिंग करना, है ना, गीला कपड़ा निचोड़ा और एक एक पार्ट को आप पोंछते गए। तो नहाने से ज्यादा इफेक्टिव प्रक्षालन को दिया गया है। जब बुखार हो कुछ हो तो कहते हैं एक बार प्रक्षालन कर दीजिए तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा और अनावश्यक ताप से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं त्वचा पर वो भी निकल जाएंगे। तो ये प्रक्षालन ज्यादा काम का होता है और जनरली इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, नहाने से भी ज्यादा इसको प्राथमिकता दी जाती है। उष्ण स्नान की बात करते हैं। उष्ण स्नान भी स्वस्थ एवं कमजोर दोनों के लिए उपयोगी होता है। इस स्नान की 2 विधियां हैं। स्नान के टब में पानी 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का इतना भर जाए कि पूरा शरीर उसमें डूबा रहे। उसमें आदमी को 25 से 45 मिनट रखा जाए। उसी प्रकार के ठंडे पानी के टब में रोगी को स्नान करने को कहा जाए। सिर को छोड़कर सारा शरीर पानी में रहता है। दूसरे में जितनी जल्दी संभव हो पूरे शरीर को ठंडे पानी से धो दिया जाता है। ये ठंडे स्नान की क्रिया 1 मिनट में अंदर ही समाप्त कर देनी चाहिए। उसके बाद बिना बदन सुखाए कपड़ा पहन लेना चाहिए और उसके बाद कम से कम आधा घंटा तक व्यायाम करना चाहिए, या तब तक व्यायाम करें जब तक बदन सूख ना जाए और गर्म ना हो जाए। इस स्नान को लेने वाले व्यक्ति एक निश्चित तापक्रम के पानी में 3 बार गर्म पानी में तथा 3 बार ठंडे पानी में जाते हैं। इस प्रकार स्नान में 33 मिनट लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग कटी स्नान के लिए नेचुरोपैथी में करते हैं।
पूर्ण स्नान में टब्स को दो दो पूरे पूरे रखना पॉसिबल नहीं है, तो कटी स्नान का अलग करके उस तरीके से करते हैं। गर्म पानी में 10 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट। तो पूरे शरीर को उसमें रखना थोड़ा मुश्किल है, तो कटी स्नान के टब्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूर्ण स्नान, गर्म पानी 10 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट, फिर गर्म पानी में 10 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट, और फिर अंतिम ठंडे पानी में स्नान के बाद हाथ छोड़कर अन्य कोई अंग सुखाया नहीं जाता है। शरीर को व्यायाम द्वारा सुखाते हैं। ठंडे पानी के प्रक्षालन के बिना गर्म पानी का स्नान प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, तो बीच में ठंडे पानी में जाना जरूरी है। पानी जितना गर्म और अधिक समय का होगा वह शरीर को सशक्त नहीं करेगा। तो अगर बहुत ज्यादा समय तक लगातार आप गर्म पानी में बैठे हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव है गर्म और ठंडे का प्रयोग। ठंडे पानी का समय बहुत कम और गर्म पानी का ज्यादा, वरन पूरे शरीर को कमजोर और उसको शिथिलीकरण कर देगा। इस प्रकार गर्म पानी कठोरीकरण न करके त्वचा को ठंडक के प्रति अति संवेदनशील बना देता है। गर्म पानी रोमकूपों को मतलब जो पोर्स हैं त्वचा पे उनको खोल देता है और उसमें ठंडी हवा प्रवेश कर जाती है। इसके परिणाम के बाद घंटों में देखा जाता है। ताजा पानी शरीर के उच्च तापमान को कम करके शरीर का सशक्त बनाता है। जो लोग ठंडे जल से डरते हैं उन्हें पहले ठंडे जल से प्रक्षालन करना चाहिए, इससे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। ठंडा गर्म स्नान लेने में किसी तैयारी की आवश्यकता बीच में नहीं होती है, यानी शरीर में उचित तापमान लाने की अपेक्षा नहीं होती है। तो समझ गए, अगर डर लग रहा है कि हम गर्म से एकदम से ठंडे में कैसे जाए, तो धीरे धीरे पानी लेकर के अपनी पूरी बॉडी में धीरे धीरे लगाएंगे। और ऐसे भी डेली जो नहाने के लिए जाते हैं उनको एकदम से ऐसे स्ट्रोक आ जाता है कि एकदम से पानी सिर के ऊपर से डाल दिया। तो पहले आप हाथ में लीजिए, आचमन कीजिए, मुंह धोइए, पैर धोइए, हाथ धोइए, धीरे धीरे थोड़ी बॉडी पे लगाइए और उसके बाद नहाइए। और सबसे पहले तो पैरों पे पानी डालिए और मुंह धोइए, सिर पे पानी उसके बाद डालिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे प्रक्षालन करने के साथ ही आपको नहाना चाहिए। ठीक, तो अभी उष्ण स्नान समझ गए कि सीधे उष्ण स्नान लगातार बहुत 40 मिनट का नहीं लेना है, ये ज्यादा फायदेमंद है। ऑल्टरनेट, और इसका जो आपके में लिखा है 3 बार में 10 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा। टेम्परेचर गुनगुने में बिठाइए और धीरे धीरे बढ़ाइए, तो वही 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पढ़ते हैं आंतरिक उत्तेजना। अभी तक समझ में आ गए जितने प्रैक्टिकल लिखवाए, और इसमें प्रैक्टिकल लिखवाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है अब तक? अरे बताइए तो, क्लियर है? जी मैम। ठीक, अब पढ़ते हैं आंतरिक उत्तेजना। जल का आंतरिक प्रयोग मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक प्रयोग में मनुष्य जल को पेय के रूप में प्रयोग करता है। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक यह समय पर जल को पेय के रूप में प्रयोग करता है। पेय के रूप में जल को प्रयोग करने की विभिन्न क्रियाएं अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व जल का पेय के रूप में प्रयोग करने की क्रिया ऊषापान कहलाती है। तत्पश्चात प्रातःकाल खाली पेट गुनगुना जल पीकर उसे तुरंत मुख मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया वमन कहलाती है। आप सबको पता है, अगर हमने पी लिया पूरी तरह तो वो ऊषापान है, और अगर हमने पी करके वोमिट कर दिया, तुरंत उल्टी कर दी, तो वो वमन है। हठ योग के ग्रंथों में जल की आंतरिक प्रयोग की अन्य लाभकारी क्रियाएं वारिसार, अंतर्धौती अथवा शंख प्रक्षालन कहलाती हैं। जल के आंतरिक प्रयोग द्वारा बड़ी आंत के शोधन की क्रिया एनिमा कहलाती है। इसके अतिरिक्त दिन में सामान्य रूप से जल का सेवन करना जलपान कहलाता है। उपरोक्त सभी क्रियाएं शरीर के लिए आवश्यक एवं हितकारी हैं, जिनका विधि पूर्वक अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहता है। इन क्रियाओं को नहीं करने के कारण अथवा अवैज्ञानिक ढंग से करने पर शरीर में जल तत्वों की विषमता उत्पन्न हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले एक साइड पे लिखिए कि अगर उषापान डैश, उसका मतलब आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उषापान, जलपान, वमन, एनिमा,
शंख प्रक्षालन और वारिसार अंतर्धोती। अब इनका डैश करके उसके एक एक लाइन हर चीज के बारे में। क्या क्या बोला हमने? पहला उषापान, जो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले पिया जाए। फिर सेकंड जलपान, जो दिन भर में हम पानी पीते हैं शरीर की आवश्यकता के अनुसार। तीसरा वमन, जो हम पानी पी के सुबह सुबह उल्टी कर देते हैं, वमन। चौथा वारिसार अंतर्धोती या शंख प्रक्षालन, जहां पर हम पानी पी करके कुछ अभ्यास करते हैं। छठा एनिमा, जहां पर हम बड़ी आंत का शोधन गुदा द्वारा पानी डालकर करते हैं। मैम पांचवा कौन सा हाँ, बताइए, बताएं। एक बार देंगे। हेलो जी जी मैम, उषापान, जलपान, वमन, वारिसार, एनिमा, और एक तो बीच में छूटा है, कौन सा बोले एक बार बता दो। नहीं, वो वारिसार अंतर्धोती को ही शंख प्रक्षालन कहते हैं, जी है ना? वारिसार अच्छा। अंतर्धोती या शंख प्रक्षालन। जी ठीक है जी। एक उषापान हो गया मैम, एक जलपान, एक वमन, एक वारिसार, एक एनिमा, और एक बताए बीच में 6 बोले। नहीं, वारिसार 5 ही बोले। वारिसार अंतर्धोती जो है वो ही शंख प्रक्षालन है ना? उसी को शंख प्रक्षालन कहते हैं। जी मैम, जी मैम। ठीक है। जल तत्व का आंतरिक प्रयोग अत्यंत व्यवहारिक विषय है। प्रत्येक मनुष्य प्रातः काल से लेकर के दिन भर एवं रात्रि काल तक इसका प्रयोग करता है। यदि इसका प्रयोग बिना किसी नियम पालन एवं विधानहीन रूप में करने से शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है एवं इसके साथ साथ अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं। विभिन्न चिकित्सकों के मतानुसार वर्तमान समय में फैल रहे अनेक रोगों की उत्पत्ति का मूल जल तत्व के आंतरिक प्रयोग की विकृति होती है। इस प्रकार विकृति मतलब जैसे लेना चाहिए वैसे नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार जल का आंतरिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक महत्व को जानने के उपरांत आपके मन में इसकी प्रमुख विधियों का सही एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हुई होगी। अतः आप जल के आंतरिक प्रयोग की प्रमुख विधियों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शब्द हमने लिया उषापान, 1 सेकंड दीजिए। सॉरी, चलिए। उषापान की विधि। उषापान के लिए रात्रि काल में तांबे के जग में 2 लीटर शुद्ध जल भर के रख देते हैं। तत्पश्चात उषा काल अर्थात सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व के समय नींद से जागने पर खाली पेट अपनी क्षमता एवं रुचि अनुसार 1 से 3 लीटर जल का सेवन किया जाता है। इस प्रकार जल का सेवन करने के उपरांत धीरे धीरे भ्रमण किया जाता है। धीरे धीरे भ्रमण करने से ग्रहण किया जल अपाशय एवं आंतों में आगे की ओर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप शौच की इच्छा होती है। सर्दी के मौसम में तांबे के जग में रखा जल अधिक ठंडा हो गया है, तब इस जल को थोड़ा गुनगुना प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य जल से हल्का गर्म अथवा गुनगुना कर देने से इसकी शोधन क्षमता और बढ़ जाती है, जिससे यह और अधिक प्रभावशाली एवं लाभकारी सिद्ध होता है। जल की इस मात्रा के सेवन करने के उपरांत 45 मिनट तक अन्य किसी ठोस एवं द्रव्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उषापान का डाल के क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। 45 मिनट पूर्व, सूर्योदय से पूर्व रखेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है सावधानी, बहुत बार
तांबे का जग अंदर से गंदा हो चुका होता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। 12 घंटे से ज्यादा रखा पानी नुकसानदायक है। जो अंदर है उसको नींबू नमक डाल के बढ़िया से साफ करना चाहिए, और 12 घंटे बाद जब आप वापस रख रहे हैं पानी को यूज करके, तो आपका वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसीलिए तांबे की बोतलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जग होने चाहिए, इनको आप हाथ डाल के साफ कर सके। और अगर आप ऐसा नहीं इतनी मेहनत कर पा रहे हैं तो आप सादा पानी कांच में रखिए और कांच की बोतल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो पूरी तरह साफ हो। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस हैं जो खास तौर पे हैं। अगर एसिडिटी अल्सर की है, इंसान को जलन हो रही है, तो कॉपर का पानी फायदा करता है, लेकिन वो सादा। तो जितना आपका ताजा और ठंडा रहेगा उतना फायदा करेगा। तो अगर आपको पेट में जलन है, अपच है, किसी तरह की इस तरह की समस्या है, तो आप उस पानी को गर्म ना करें। इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। अच्छा है, फायदेमंद है, पर जग को साफ करना जरूरी है। बहुत बार मैं बहुत जगह देखती हूँ, किसी के भी घर गई तो अगर आप उसको जग को देख लीजिए तो हालत खराब हो जाए, क्योंकि वो या फिर आप सुखा दीजिए, पलट के रख दीजिए। अगर उसमें थोड़ा भी पानी पड़ा है तो वो फिर ऑक्सीडाइज होने लगता है, पूरा का पूरा उसमें काला 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 हो जाता है, और कभी कभी तो ब्लू कलर की फफूंदी भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक ग्लास बड़ा ले लीजिए जो नीचे से चौड़ा हो, या जग ले लीजिए जिसमें आपका हाथ जाए और प्लेन हो, वो नीचे से फ्लैट हो, किनारी ना बनी हो, डिजाइनिंग ना हो, जिससे उसमें किनारे किनारे बचा हुआ पानी भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऊषापान का लाभकारी प्रभाव। ऊषापान एक दुष्प्रभाव रहित क्रिया है जो शरीर से मृत कोशिकाओं के निष्कासन की क्रिया को तीव्र करती है। रात्रि काल में 6 से 8 घंटे के विश्राम काल के समय शरीर के अंग अवयवों में नई कोशिकाओं का जन्म होता है, एवं ये नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं का स्थान ले लेती हैं। अंग अवयवों में स्थित इन मृत कोशिकाओं को हटाने में जल अत्यंत आवश्यक है। प्रातःकाल ऊषापान की क्रिया शरीर के अंग अवयवों में स्थित इन मृत कोशिकाओं के निष्कासन में सहायता करती है। इसके परिणाम स्वरूप अंगों एवं शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है एवं शरीर में एक नई ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ साथ ऊषापान की क्रिया निम्नलिखित रोगों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो डेड सेल्स एक तरीके से झाड़ू लगाने का काम करता है, और जितनी भी डेड सेल्स हैं, एक तो रेस्ट के टाइम पे सब कुछ बॉडी एकदम रेस्ट पे थी, और जैसे ही आप उस पे पानी डालते हैं तो जैसे आप स्वाइप करते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, उस तरीके का काम होता है। तो वो इस तरीके से ये डेड सेल्स को निकालने में फायदेमंद रहता है। ऊषापान करने से आशय एवं आंतों की सफाई होती है, कब्ज रोगों से मुक्ति मिलती है। नियमित ऊषापान करने से पेट में अम्लता, पेट दर्द, गैस, अपच, भूख की कमी आदि रोग स्वतः दूर होते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखे भी हैं, आप भी अपने पास लिख सकते हैं। कलम चलाएंगे तो दिमाग में चलेगा। तो पहला हाथों की सफाई, दूसरा कब्ज निकलता है, तीसरा एसिडिटी दूर होती है, चौथा पेट दर्द दूर होता है, पांचवा गैस्ट्राइटिस दूर होती है, छठा इंडाइजेशन दूर होता है, सातवां भूख की कमी, जिसको भूख नहीं लगती हो वो ठीक हो जाती है। ऊषापान से सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, मोटापा, इसमें भी फायदा होता है। ऊषापान क्रिया से रक्त शुद्ध, स्वच्छ एवं पतला बनता है, जिससे रक्तचाप संतुलित होता है एवं हृदय स्वस्थ व मजबूत बनता है। तो ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है ऊषापान, ब्लड को डाइल्यूट रखता है, क्लीन रखता है, और ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। किडनी हेल्थ अच्छी होती है, ऐसे पॉइंट वाइज लिख लीजिए। किडनी हेल्थ अच्छी होती है, जब आप एक एक वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो सेंटेंस तो बना ही लेंगे।
और क्या होता है, पथरी की समस्या दूर होती है, आंखों के रोग दूर होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है, आई डिजीज में फायदेमंद और आईसाइट इंप्रूव होती है। त्वचा पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, त्वचा की झुर्रियां दूर होती हैं, त्वचा में चमक बढ़ती है। और क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आराम मिलता है, मतलब श्वसन तंत्र में। नियमित ऊषापान करने से विभिन्न प्रकार के कफ विकार जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, नजला, दमा, एलर्जी दूर होते हैं। तो कफ के विकार में जुकाम, बुखार, खांसी, नजला, दमा, एलर्जी। और नियमित ऊषापान करने से कैंसर जैसे रोग भी दूर होते हैं। लाभकारी प्रभाव ही लिखिए, कैंसर जैसे रोग, क्योंकि किस स्टेज पे है उस पे निर्भर करता है, तो उसमें फायदा मिलता है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदु ऊषापान के महत्व को सिद्ध करते हैं। यद्यपि ऊषापान एक दुष्प्रभाव रहित शरीर शोधन की क्रिया है, अर्थात इस अभ्यास का शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु इस क्रिया में निम्न सावधानियों का पालन करने से यह क्रिया और अधिक लाभकारी एवं प्रभावशाली हो जाती है। विभिन्न रूप से रोगी मनुष्य को इन सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या क्या है? ऊषापान में अधिक ठंडे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से ठंड के मौसम में एवं कफ दोषों से ग्रस्त रोगियों को गर्म व गुनगुने जल का ही सेवन करना चाहिए। ऊषापान सदैव सूर्योदय से पूर्व एवं खाली पेट करना चाहिए। ऊषापान के 45 मिनट तक कोई भी ठोस अथवा द्रव्य आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फायदा कम हो जाता है। ऊषापान से पूर्व चाय आदि पेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 45 मिनट तक कुछ और नहीं खाएंगे और उसके तुरंत बाद चाय नहीं पिएंगे और सूर्योदय के पहले पिएंगे। वमन क्या है? सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग कराते भी हैं और मतलब हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार करना चाहिए। ऊषापान के समान वमन क्रिया भी प्रातः काल सूर्योदय पूर्व खाली पेट किया जाने वाला अभ्यास है। यह अभ्यास उदर में स्थित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के साथ शरीर में पित्त दोष की विषमता को दूर करता है। वमन क्रिया का वर्णन आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत एवं हठ योग के षटकर्म प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसकी विधि इस प्रकार है। विधि: वमन के लिए साफ स्वच्छ जल को उबालने के उपरांत इसमें हल्की मात्रा में नमक मिलाते हैं। वमन क्रिया हेतु जल में नमक की इतनी मात्रा मिलाते हैं कि जल का स्वाद आंसू के समान नमकीन हो जाए, मतलब बहुत छोटा, एक चुटकी। वमन क्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु जल में आधा नींबू के रस को भी मिलाया जा सकता है। इससे वमन करने में आसानी होती है एवं शोधन क्रिया भी अधिक होती है। अब इस जल का तापक्रम सामान्य अर्थात पीने योग्य होने पर अपनी क्षमता अनुसार 4 से 8 ग्लास की मात्रा को कगासन में बैठकर पीते हैं। कगासन जैसे आप टॉयलेट करते हैं इंडियन सीट पे, हाँ, दोनों पंजों के बल बैठ के। अब खड़े होकर 90 डिग्री के कोण पर झुककर बाएं हाथ से पेट को दबाया और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से जीभ को घर्षण करें या दबाएं बस। ऊपर युगला है कौवा और उसके जस्ट नीचे आप प्रेशर दीजिए। घर्षण करने से कभी कभी छिल जाता है, तो मैंने ऐसा प्रैक्टिकली जब भी कराया तो बस प्रेशर देने से बाहर आ जाता है। ऐसा करने से मुख से पिया हुआ जल वमन के रूप में बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे सहजता पूर्वक पेट में जल की पूरी मात्रा वमन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अभ्यास के प्रारंभ में जल की कम मात्रा वमन के रूप में बाहर निकलती है, किंतु अभ्यास होने पर जल की पूरी मात्रा सहजता पूर्वक उधर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कराते हैं, बाएं हाथ को पेट पे रखते हैं, तो तुरंत निकल जाती है। तो जो लोग अगर कगासन में नहीं बैठ पाते तो उनको थोड़ा नीचे वाला स्टूल देंगे और उस पर बिठाकर पिलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है घुटने की दिक्कत है तो वो नहीं बैठते हैं।
मैम इतना सारा पानी तो पिया ही नहीं जाता है। 4 से 8 गिलास पानी नहीं पिया जाता है। 2 ढाई गिलास 3 गिलास से ज्यादा तो मैं पानी नहीं पी पाती। 3 ग्लास ही नॉर्मली लोग पी पाते हैं। कभी कभी कुछ लोग पीते हैं, 7-8 ग्लास भी पीते हैं, क्योंकि हम लोग तो कैंप लगाते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी पिलाते जाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ, तो 8 ग्लास भी पीते हैं। और कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, उनको गुनगुना पानी फिर हम नहीं पिलाते, उनको पूरा ब्लड भी आता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा है, वो छिल के नहीं आया, वो इतनी ज्यादा एसिडिटी पेट में थी, तो उनको फिर सादे पानी से कराते हैं हम लोग, बिल्कुल ही ठंडा कर लेते हैं पानी को, तब कराते हैं। ये पानी खौला कर किया जाएगा मैम कि केवल कुनकुना करना होता है? देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा, क्योंकि बॉडी के अंदर जा रहा है ना, तो बॉयल करके ठंडा करना चाहिए आइडियली, तो वो पानी हल्का भी हो जाता है। जैसे आप पानी उबालेंगे ना, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो लाइट हो जाएंगी, तो पानी उबाल लेना चाहिए और तब ठंडा करना चाहिए। तो जिस दिन भी करना है, आप एक दिन पहले एक भगोने में चढ़ा के बॉईल कर लीजिए, और फिर सुबह हल्का सा उसको नीचे का हटा के कर लीजिए, और फिर उसको गुनगुना करके कीजिए। वमन से लाभ। वमन क्रिया के अभ्यास से पेट में स्थित प्रकुपित पित्त के साथ साथ अन्य अपच भी बाहर निकल जाता है। इस क्रिया के अभ्यास से अमाशय का शोधन होता है एवं पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है। अम्ल पित्त, पेट में जलन, पेट में भारीपन, गैस एवं सिरदर्द रोगों से ग्रस्त रोगियों को वमन का अभ्यास कराया जाता है। तो कफ रोगियों को उषापान ज्यादा लाभदायक है, और पित्त के रोगियों को वमन ज्यादा लाभकारक है। हाँ? जिसे कुंजल भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे कहीं निकलना है, वेट कर रहे हैं सभी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आप इसका एक बार रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो। नमस्ते मैम। नमस्ते। और लोगों को प्रेरित कीजिए कि क्लास में जुड़े, जिससे क्लास में और अच्छा पढ़ाने का मन लगे।